बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड को डिस्कस किया था। और इसका मकसद हमारे पास है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का कि हम लोगों ने बजटेड कंट्रीब्यूशन को लेकर चलना है। उसमें कुछ वेरिएंसेस की हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने पास अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स पर। उसके लिए एग्जांपल नंबर 34 थी। उसमें कुछ हमारे पास बजटेड डाटा गिवन था, कुछ हमारे पास हमारा एक्चुअल डाटा गिवन था। इनको बेस बनाकर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बजटेड एंड एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लिया था। ये हमारे पास डाटा मौजूद था। आज हमारा फोकस है कि हमें ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ना बनाना पड़े और हम अपने बजटेड प्रॉफिट से, बजटेड कंट्रीब्यूशन से डायरेक्ट चले जाएं अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स की तरफ। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि हमने अपना बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना है। और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कैसे आएगा, इसको कैलकुलेट करना ना बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने अपने बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बजटेड कितने हैं, 6000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए आप क्या करेंगे कि आप लोग सेलिंग प्राइस में से लेस कर देंगे वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास आएगी। ये हमारी बजटेड सेल्स आ गई, सेलिंग प्राइस 293.75। इसमें से लेस कर दें अपने पास वेरिएबल पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें आपके पास मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले ये जरा वेरिएबल पोर्शन का टोटल बताएं। हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ रही है, ये 30, 25, 75, 45 इज इक्वल टू 175। अब अपने पास सेलिंग प्राइस में से लेस कर दें 175, 293.75 में से लेस कर दें 175, 118.75 और इसको मल्टीप्लाई कर दें बजटेड क्वांटिटी के साथ। तो आप लोगों के पास जो क्या वैल्यू आई, तो अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का जो आप लोगों ने अपने पास स्टार्ट करना है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन से करना है। और बजटेड कंट्रीब्यूशन ये आपके पास आ गई 712,500। कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, हमने 6000 को मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस 293.75 लेस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जैसे ही आपके पास बजटेड कंट्रीब्यूशन आ जाए ना, उसके बाद आपने अकाउंट पार करने अपने पास अपने सेल्स के वेरिएंसेस। और सेल्स के आपके पास दो किस्म के वेरिएंसेस शामिल थे। उनमें एक वेरिएंस हमारे पास शामिल है हमारा प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, और दूसरा हमारे पास शामिल है सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। और ये प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेल्स प्राइस वेरिएंस आएगा कुछ इस तरह से। ये देखें, ये क्या फार्मूला था कि एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस। अब हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस थी वो आ रही है 280 की और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 293.75। अच्छा, यहीं से ही पता चल गया कि एक्चुअल प्राइस कम है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो एडवर्स है। एंड मल्टीप्लाइड बाय आपने यहां पर एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड और वो हमारे पास 5800 के आ रहे थे। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा 79,750 का एडवर्स। ऑलराइट, अब दूसरा सेल्स से रेलेवेंट कौन सा हमारे पास है, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। अब सबसे पहले तो वॉल्यूम देखें ना, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस बजटेड यूनिट्स सोल्ड और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब बजटेड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो आप लोगों के पास एडवर्स आ रहा है 200 का। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बजटेड, जो कि 118.75 है।
इससे मल्टीप्लाई किया तो सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास आ गया 23,750। अब सेल्स वेरिएंसेस दोनों के दोनों आप लोगों के पास एडवर्स में मौजूद है। आपका जो बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन था उसमें आपने अगर फेवरेबल वेरिएंसेस हो तो आपने ऐड करनी है, और अगर एडवर्स हो तो लेस करने हैं। दोनों एडवर्स थे, दोनों को आपने लेस कर देना है। अब आप लोग सेल्स की एडजस्टमेंट इसमें कर चुके हो, तो यहां से आपने एक नेट अमाउंट पहले फाइंड कर ली। उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है अपने कॉस्ट वेरिएंसेस पर। को देखिए, ऊपर आएगा सेल्स का वेरिएंस, नीचे आपके पास आएगा आपके कॉस्ट के वेरिएंसेस। अब कॉस्ट के वेरिएंसेस में जब मार्जिनल कॉस्टिंग है तो आप मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इन तीनों को अकाउंट फॉर करेंगे। जब मटेरियल की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मटेरियल में अब मेरे पास दो किस्म के मटेरियल्स हैं, एम एम एंड एन एन। दोनों मटेरियल्स के आप लोगों ने प्राइस वेरिएंसेस एंड यूजेज वेरिएंसेस देखने हैं। अब ये वेरिएंसेस आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए होंगे, हम सिर्फ जरा देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइस वेरिएंस क्या आएगा। अब जब प्राइस वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है मटेरियल का, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चीज, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस की थी 2, एक्चुअल प्राइस 1.9, और ये वो चीजें हैं जो क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को, एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी आप लोगों ने परचेज की थी की 90,000 किलोग्राम, तो वो आपके पास आ गया। क्योंकि जो रेट था ना ये भी पर किलोग्राम था, पर यूनिट नहीं था, तो हमने ये रेट पर किलोग्राम है, आगे क्वांटिटी भी इन किलोग्राम हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर दी। फिर हमारे पास आ गया एन का वेरिएंस, तो एन का वेरिएंस 2.5 माइनस 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 55,000, तो ये हमारे पास एडवर्स वेरिएंस आ गया। इसी तरह से आपने मटेरियल के यूजेज वेरिएंस को देखा। अब यूजेज के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे तो आपके पास यूजेज वेरिएंस आएगा। फिर लेबर के लिए जाएंगे तो लेबर के लिए रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, हमेशा ये दो वेरिएंस देखेंगे, रेट वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस जब देखना होगा तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और अगर एफिशिएंसी वेरिएंस देखना है तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, एफिशिएंसी वेरिएंस आपके पास आ गए। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में आप लोगों ने चेक करने अपने एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे देखेंगे कि आप देखें एक्चुअल और मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर और इसमें से माइनस कर दें अपने एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर ऑन स्टैंडर्ड। तो आप लोगों के पास ये सारे वेरिएंसेस आ गए। जब आप इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप लोगों ने अपने पास ये एक किस्म का टेबल बनाया करें इसी तरह का, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम सिर्फ नहीं यूज करना, आपने तमाम वेरिएंसेस के नेम्स मेंशन करने हैं। उनमें देखें कि कौन सा आपके पास फेवरेबल है और कौन सा आपके पास एडवर्स, क्योंकि जो फेवरेबल होते हैं वो हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं और जो एडवर्स हैं वो हमारे, आप इन सब की नेट अमाउंट फाइंड कर लें। अब तमाम फेवरेबल को ऐड करें, तमाम एडवर्स को आप लोग जाकर ऐड करो और इन दोनों का डिफरेंस देखें। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो एडवर्स अमाउंट आपको ज्यादा मिल रही है, ऐसे ही है, कितनी ज्यादा मिल रही है एडवर्स अमाउंट 58,500, तो नेट इंपैक्ट आपका एडवर्स की फॉर्म में है। एडवर्स में है तो आपने लेस कर देना है, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑलराइट, इसमें से फिक्स्ड एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे आप लोग, इसका कोई वेरिएंस नहीं है, और आप पहुंच जाएंगे अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स की वैल्यू पर। और लास्ट टाइम भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, एक्चुअल प्रॉफिट्स की वैल्यू 198,500, ये हम लोग यहां तक पहुंच। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, किसी को डाउट? अच्छा, अब ये था हमारे पास मार्जिनल।
लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है आपकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, सिवाय एक चीज के कि अब आप लोगों ने कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएंस भी साथ में लेकर आए, बस इसके अलावा और कोई वर्क नहीं। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएंस नहीं आ रहा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट अपने वेरिएंस के साथ आ जाएंगे। अब सिर्फ एडिशन क्या हो जानी है, सेम वही मेथड के बजटेड प्रॉफिट लेके चलेंगे। सबसे पहले सेल्स के वेरिएंसेस को अकाउंट फॉर करेंगे, सेल्स के प्राइस वेरिएंस एंड, अब दूसरे फर्क जो आएगा, पहले आप लोग लेते थे सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होंगे तो सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस आप लोग लेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज कि आपके पास जैसे ही कॉस्ट वेरिएंसेस आते थे तो आप लोगों ने बस इस चीज की इसमें एडिशन कर देनी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस भी आपने सेम सेम कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखें, अगर सेम डाटा को लेके चलें, आपने बाकी तो सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन क्या सेम डाटा को यूज करते हुए हम लोग क्या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं? जल्दी से करें। फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस, और ये एग्जांपल नंबर 34 35 एक जैसी एग्जांपल है। हाँ जी। बजटेड क्या था? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये बजटेड था आपके पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये आपके पास देखें, आपके पास डायरेक्ट वेजेस 75 की थी, उसका 80% लिया तो वो आपके पास 60 बन गया। और जो एक्चुअल आप लोगों के पास हुए थे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वो है, और जो एक्चुअल आपके पास वेजेस की कॉस्ट आई थी वो 486। हाँ जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। जब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास कैलकुलेट होगा। देखिए बाकी सारे वेरिएंसेस बिल्कुल सेम वैसे के वैसे हमारे पास आ जाएंगे, सिर्फ एडिशन हमारे पास हो रही है अपने एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, वॉल्यूम वेरिएंस की ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो आप देखें, सबसे पहले बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट गिवन थी और बजटेड कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज पर यूनिट उसने बताया हुआ था, और 6000 यूनिट की कॉस्ट क्या बन जाएगी, 360। तो 360 मतलब माइनस 352, तो आपके पास फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा ऑफ रुपीज 8000। क्लियर। इसी तरह से जब आप लोग इसके वॉल्यूम वेरिएंस को देखेंगे, तो भाई एक्चुअल जो यूनिट्स है वो 5800, जो आप लोगों के पास बजटेड यूनिट्स है वो है 6000। तो अब ये वॉल्यूम में डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो 200 का हमें मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 60। अब देखें बजट था 6000 का लेकिन हमने बनाया 5800, तो एडवर्स है 200, 200 मल्टीप्लाइड बाय 60, 12000 का एडवर्स आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ऑलराइट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए मुझे जल्दी से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना कर दें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए मुझे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना कर दें, और फॉर्मेट है हमारे पास ये वाला। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही बजटेड प्रॉफिट अपने पास रिकॉर्ड करें। बजटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? बजटेड प्रॉफिट में यहां पर हमारे पास बजटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी, यहां पर डायरेक्ट प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। पर यूनिट हमारे पास जो प्रॉफिट है 58.75, 58.75 मल्टीप्लाइड बाय 6000, तो ये बजटेड प्रॉफिट है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, विच इज इक्वल टू 352,500।
हाँ जी, बाकी सारे वेरिएंसेस इसमें जरा अकाउंट फॉर करें। अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो डाटा गिवन हमारे पास एग्जांपल नंबर 35 में 34 35 एक जैसी ही थी, एक बार मार्जिनल से कर दिया, एक बार तो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन से। अब सबसे पहली चीज भाई आप लोगों को चाहिए यहाँ पर बजटेड प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट पर यूनिट हमें यहाँ पे गिवन था। बजटेड प्रॉफिट्स पर यूनिट हमें यहाँ पे गिवन है 58.75, जबकि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 6000। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे जाके करना है 6000, यहीं पे याद कर 6000 मल्टीप्लाइड बाय 58 पॉइंट, द आंसर इज 3525। अच्छा, इसके बाद सेल्स के वेरिएंसेस, सेल्स रेट, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा भाई, आप वैसे चाहो तो आप वर्किंग में भी जाके कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे आओ। जैसे ही उसने कहा कि सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस आपके पास क्या है कि सबसे पहले आपने एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। तो आप लोग देखिए आपके डाटा के अंदर आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन थी 293.75, आप लोगों को स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस गिवन थी यहां पर 280, ये रही, ये यहां पर हमें ये 280 रुपीज मिल गए। तो आपने लेना है इन दोनों का डिफरेंस, तो साथ ही इधर जाके लिख लीजिएगा। सबसे पहले कौन सी प्राइस लिखा करते हैं हम लोग, एक्चुअल, एक्चुअल इज माइनस 293.75 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 5800। ऑलराइट, अब यहां पर ऐसा फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ वेरिएंस की एक वैल्यू चाहिए। आप जस्ट वो वेरिएंस की यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे लिखो और सामने देखो। अब ये जो वैल्यू आई ये एडवर्स फॉर्म में आ रही है, तो एडवर्स में है नेगेटिव, क्या वैल्यू आ रही है 75। अच्छा, फिर आया प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे आएगा हमारे पास 5800 माइनस 6000 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने यहां पर प्रॉफिट लेना है, और प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 58.75, विच इज इक्वल टू 11750, और ये भी एडवर्स में हमारे पास आ गई। अब आपने जाकर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। द वैल्यू इज 261 है, लेस करनी है दोनों वैल्यू। अच्छा ठीक है, ओके, 261,000 क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आएंगे कॉस्ट वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस में सबसे पहले आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल अब हमारे पास दो किस्म के मौजूद है। प्राइस वेरिएंस की बात करें तो मतलब प्राइसेस में चेंज मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की क्वांटिटी। तो अब बजटेड के मुताबिक देखें तो आपके पास मटेरियल की प्राइस क्या आ रही थी और क्वांटिटी आपके पास गिवन है 90,000। 90,000 क्वांटिटी इन किलोग्राम। तो जो प्राइसेस में चेंज लेना है वो पर यूनिट के हिसाब से नहीं लेना, वो आप लोगों ने इन किलोग्राम प्राइसेस देखनी है। तो अब यहां पर देखें जो स्टैंडर्ड, अब जब कॉस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं ना कॉस्ट के वेरिएंसेस, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और जब सेल्स के वेरिएंसेस करते हैं तब आप लोग एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड की तरफ जाएगा। क्लियर। अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, और यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है 1.9, 2 माइनस 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, द आंसर इज 9,000 फेवरेबल। तो आप लोगों ने यहां पे 9,000 फेवरेबल। नेक्स्ट एन की आएगी हमारे पास, स्टैंडर्ड है हमारे पास 2.5, एक्चुअल है हमारे पास 2.7,
और क्वांटिटी हमारे पास 55,000। तो आप लोग लिखोगे 2.5 माइनस 2.7 ब्रैकेट्स में और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 55,000 के साथ, तो एडवर्स आ रही है वैल्यू कितनी? 11,000। कोशिश करो कि इसी तरह कॉलम्स की फॉर्म में ही आओ। फिर जब लेबर के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस पर जाओगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी? यूजेज वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही है मटेरियल एम की? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही है हमारे पास? कितनी? 87,000। कैसे? हाँ जी। अब यहाँ 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 5800 यूनिट्स के साथ ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है 87,000, जबकि हम लोग जब फ्लेक्स बजट वगैरह बनाते हैं स्टार्ट में जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी तो हम लोगों ने कहा था कि जब वेरिएंस की कैलकुलेशन की जाती है ना तो हम लोग देखते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं, तो ऑन स्टैंडर्ड उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए उसका हम कंपैरिजन जाके करेंगे। अब ऊपर जो बजट बना हुआ था वो तो 6,000 के मुताबिक था, अगर मैं 6,000 का कंपैरिजन 5800 से करूं तो लाजिम बात है यूजेज में फिर फर्क है, फिर तो वेरिएंस है ही नहीं ना। तो इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं 5800 नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा हूँ उसके लिए ऑन स्टैंडर्ड मेरा मटेरियल यूज कितना होना चाहिए था, तो 5800 मल्टीप्लाइड बाय 15, जबकि हुआ कितना? वो 90,000 हुआ है। ये वॉल्यूम का हमारे पास वेरिएंस आएगा, मतलब सेम लेवल पर रहते हुए आपने वेरिएंस की कैलकुलेशंस करनी है, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं हम। ओके जी, 5800 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसमें से लेस कर दोगे आप 90,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स, यहाँ पे 6,000 आ गया। साथ में अब मटेरियल एंड के लिए देखें तो 5800 मल्टीप्लाइड बाय 10, 58,000, और यूज कितना हुआ? तो ये एक फेवरेबल 3,000 का 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू फेवरेबल। ये आ गया। नेक्स्ट, लेबर रेट वेरिएंस। अब रेट वेरिएंस की जब बात करें तो लेबर के रेट वेरिएंस 7.5, यहां से उसको मिला 10.8, 7.5 माइनस 10.8 इज इक्वल टू 3.8। ऐसे ही है, सॉरी 10 minus 10.8 is equal to 0.8 and multiplied by 45,000 जो एक्चुअल आवर्स है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36,000 एडवर्स। इसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने 10 माइनस 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 45। इसी तरह से हम लोग जब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखेंगे जी, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा हमारे पास? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, चलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने बन रहे हैं हमारे पास? 5800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 43500, और अप्लाई कितने किया हम लोगों ने? तो मेरे पास एडवर्स आएगा वैल्यू कितनी? 1500, ये डिफरेंस है आवर्स का, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी एडवर्स 15,000, राइट। चलें, अब आइडल टाइम, तो आइडल टाइम किसी किस्म का कोई नहीं था
कोई बात नहीं बताई गई थी। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताएं कितना आया आपके पास? फेवरेबल 2000। एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स का 9000। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 8000 फेवरेबल। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 12000 एडवर्स था। अच्छा, अब फेवरेबल को सम किया, एडवर्स का सम 89,000, दोनों का डिफरेंस 62,500। एडवर्स वैल्यू 261,000 में से लेस कर देंगे 62,500, तो वैल्यू आ जाएगी ओके ओके। और ये बन गई हमारे पास स्टेट 198,500 फाइंड कर लिया हम लोगों ने। आई होप कि आप लोग बना लोगे जी। प्रॉफिट हमेशा सेम आएगा दोनों का? नहीं, प्रॉफिट बेसिकली सेम नहीं होता, इसमें ना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एज सच नहीं थी, इस वजह से। जी, नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल्स मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। मटेरियल मिक्स एंड जी, इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब बेसिकली ये जो यूजेज वेरिएंस है ये इक्वल टू हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दोनों मिलकर मटेरियल यूजेज वेरिएंस बना देते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग यूजेज वेरिएंस की बात करें तो व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन्स 2 और more items of direct material, the total material usage variance can be calculated by calculating the individual usage variance in the usual way and adding them up। अब इससे पहले आप लोग ना मटेरियल यूजेज वेरिएंस पढ़ चुके हो। सिर्फ फर्क इस बात क्या है कि इससे पहले आप लोगों के पास सिंगल मटेरियल होता था, सिंगल प्रोडक्ट्स वगैरह होती थी, तो आप लोग कैलकुलेट करते थे। आज वो क्या कह रहा है कि एक ही आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन वो मल्टीपल मटेरियल्स, और उन मटेरियल्स की फिर वैल्यू भी डिफरेंट है, उनकी क्वांटिटी वगैरह भी डिफरेंट है, और आप उनको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। अब अगर टोटल वेरिएंस यूजेज वेरिएंस फाइंड करना है तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग से वेरिएंस कैलकुलेट करो पहले, और उसके बाद जाकर आपने उन तमाम वेरिएंसेस को नेट ऑफ कर देना है। फेवरेबल एडवर्स वगैरह सारे नेट ऑफ करके आपने टोटल बता देना है। उसके लिए एग्जांपल नंबर 36 है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है एक्स जिसको बनाने के लिए मटेरियल ए बी एंड सी हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड अगर उसकी क्वांटिटी देखी जाए तो 118 और टोटल 10। उसकी प्राइसेस की बात की, स्टैंडर्ड प्राइस की, तो पर किलो उसकी जो प्राइस हमारे पास आ रही है 20, 22 एंड 6। तो एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए 20 रुपीज का लगेगा, मटेरियल बी 22 रुपीज का लगेगा, लेकिन मटेरियल सी एक यूनिट बनाने के लिए 8 × 6 48 रुपीज का लगेगा। और टोटल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास लगेगी 90 रुपीज की। फिर उसने आपको, ये था स्टैंडर्ड, फिर उसने ना आपको एक्चुअल के बारे में बताया कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमने कितनी की। कहते हैं हमने 160 किलोग्राम ऑफ मटेरियल ए, 180 किलोग्राम ऑफ मटेरियल बी एंड 1760 किलोग्राम ऑफ मटेरियल सी अप्लाई किया, तो टोटल 2100 किलोग्राम हम लोगों ने यूज कर लिया मटेरियल, और इससे जाकर हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए? 200 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं। अब आप लोग देखें कि 10 किलोग्राम मटेरियल यूज करूं ऑन स्टैंडर्ड तो 1 यूनिट बनता था, 10 किलोग्राम मटेरियल यूज करूं ऑन स्टैंडर्ड तो 1 यूनिट बनता था, लेकिन इन एक्चुअल मैंने 2100 किलोग्राम ऑफ मटेरियल यूज किया,
लेकिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने 200। ये बात जहां तक समझ आ गई। अब हमारी कैलकुलेशन किस चीज से रेलिवेंट है, यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यूसेज वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो भाई आपने इकट्ठा नहीं इसको मर्ज कर देना। अब मटेरियल ए के लिए अब सबसे पहले करोगे तो मटेरियल ए हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना चुके हैं 200 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मटेरियल ए ऑन स्टैंडर्ड हमें कितना रिक्वायर्ड था 200 किलोग्राम। अब ये हमें ऑन स्टैंडर्ड 200 किलोग्राम रिक्वायर्ड है। मटेरियल बी 200 यूनिट्स और एक यूनिट पे 1 किलोग्राम लग रहा है तो ये भी हमें 200 ही चाहिए। ओके। और मटेरियल सी 200 यूनिट्स के लिए एक यूनिट पे 8 किलोग्राम, तो 200 के लिए हमें कितना चाहिए 1600 किलोग्राम। बात समझ आ गई। अच्छा अब 200 किलोग्राम हमें चाहिए था लेकिन हमने यूज किया 160, तो दोनों का डिफरेंस 40। फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू फेवरेबल। गॉट इट। फिर 200 चाहिए था, हमने यूज किया तो 20 का फेवरेबल। 1600 चाहिए था, हमने यूज किया 1760 तो 160 एडवर्स। अब ये हम लोगों ने अभी तक क्वांटिटी फाइंड किया है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना है 20, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना है, और मटेरियल सी का स्टैंडर्ड रेट 48 ना कर देना, ये 48 पर यूनिट है, जबकि मैंने ये जो 160 फाइंड किया है ये किलोग्राम्स है, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा। मेरी बात समझ आ गई। अच्छा अब देखें यहां पर जरा 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 800 फेवरेबल। इसी तरह से 20 इंटू 22 440 फेवरेबल। देन 160 इंटू 6 960 एडवर्स। चले अब इसको प्लस प्लस माइनस, द आंसर इज 280 प्लस, तो फेवरेबल यूजेज वेरिएंस आ गए आपके पास। 280 फेवरेबल यूजेज वेरिएंस। डन, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये तो आपने टोटल में फाइंड कर दिया। अब बेसिकली हम टोटल नहीं फाइंड करने जा रहे, हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे थे, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हम इस टोटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये उस टाइम पर हो सकता है जब आपका एक मटेरियल दूसरे मटेरियल का सब्स्टिट्यूट बन जाए। मींस दैट आपके पास एक मटेरियल की क्वांटिटी कम पड़ रही है और आपने अभी प्रोडक्शन करनी है, तो आप लोग जाओ और अपने पास दूसरे मटेरियल की क्वांटिटी जो ज्यादा में मौजूद है उसको यूटिलाइज कर, और आपके पास आपकी प्रोडक्ट बन जाए। मेरी बात समझ आई। उसे कहा जाता है मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब यहां पर देखें हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूटेबल मटेरियल्स, मतलब ऐसे मटेरियल जिनको एक अगर कम पड़ रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप दूसरा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखें, इफ द मटेरियल्स आर सब्स्टिट्यूटेबल लेस ऑफ वन टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी कंपनसेटेड फॉर बाय मोर ऑफ एन अदर, the direct material usage variance can be analyzed into material mix and material yield variance. Total of these two variances is total material usage। मतलब अभी जो हम लोगों ने 280 का फेवरेबल फाइंड किया है, सेम डाटा से अगर हम लोग ये दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो इनका टोटल भी फेवरेबल 280 ही हमारे पास आएगा। अब देखिए कहते हैं इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट दिस फ्यूचर एनालिसिस शुड ओनली बी परफॉर्म्ड इफ द मटेरियल्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। मिक्स
and yield variance have a useful meaning only when product मतलब or mix of the different raw materials in the final product can be varied and so or subject to management control। मतलब एक मटेरियल दूसरे का सब्स्टिट्यूट भी हो और दूसरा एक ही प्रोडक्ट में आप मल्टीपल मटेरियल यूज कर रहे हो, वहां पर जाकर आप लोगों ने मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिए कहता है, अब आपको उसने जरा एग्जांपल दी, कहता है फ्यूअर किलोग्राम्स ऑफ ए बट मोर किलोग्राम्स ऑफ बी एंड सी देन एक्सपेक्टेड were used to make 200 units. The mix changed and this had an effect on the yield। अब इन कॉन्ट्रास्ट उसने आपको बताया कि भाई जैसे हम लोग कहें ना कि भाई आईफोन का चार्जर एंड्रॉयड के सिस्टम पे नहीं लग सकता, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी तरह से मेहरान गाड़ी के कार आप कभी भी सिविक को नहीं लगा सकते, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इनके मटेरियल मिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे कितने अच्छे लगेंगे ना सिविक पे मेहरान के टायर, है ना। कहते हैं इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड अ कार, नो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टायर्स कुड कंपनसेट फॉर वन लेस इंजन, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आर इररेलेवेंट इन दिस केस। तो सबसे पहली चीज जब आपने ये कैलकुलेट करना है, आपने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट मटेरियल है या नहीं है। अब डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस मेजर्स हाउ मच ऑफ द टोटल यूसेज वेरिएंस इज attributable to the fact that the actual combination or mixture of material that was used was more expensive or less expensive than the standard mixture for the material। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम सेम रहेगी। आप लोग देखें, हमें स्टैंडर्ड में बताया गया था कि आपको 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल ए चाहिए, 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल बी चाहिए एंड 8 किलोग्राम ऑफ मटेरियल सी चाहिए। इन टोटल 10 किलोग्राम चाहिए, तो 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। एम आई राइट? आपको नहीं लगता कि अगर आपने 10 किलोग्राम ऑफ मटेरियल यूज किया तो उस 10 किलोग्राम का 10% मटेरियल ए है, 10% मटेरियल बी है एंड 80% आपके पास मटेरियल डी है। कैसा नहीं है? तो ये बात उसने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दी कि 10%, 10% एंड 80% आएगा स्टैंडर्ड में। अब आपने टोटल मटेरियल यूज कितना किया, क्वेश्चन में बता दिया था। जो टोटल मटेरियल आपने यूज किया हुआ है वो है 2100 किलोग्राम का। ये जो टोटल मटेरियल आपने यूज किया हुआ है वो 21। अब अगर हम स्टैंडर्ड में चले तो उसमें 10 किलोग्राम ऑफ मटेरियल ये होना चाहिए, 10%। 10 किलोग्राम ऑफ मटेरियल बी होना चाहिए और 2100 का 80% उसमें मटेरियल सी होना चाहिए। ऑन स्टैंडर्ड यही बनता है ना। लेकिन क्या इन एक्चुअल ऐसा हुआ? ये देखो 210 एंड 1680 होना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ। इन एक्चुअल क्या हुआ, आपके पास 160 मटेरियल ए था, 180 मटेरियल बी था, लेकिन 1760 आपके पास मटेरियल सी मौजूद था। जब आपने इसको स्टैंडर्ड के साथ मैच किया तो आपको पता चला कि भाई आपको मटेरियल ए टू 10 यूज करना था, जबकि आपने कितना किया 160। और देखिए इसकी प्राइस भी आपको अच्छी खासी प्राइस पड़ रही है, 22 की प्राइस पड़ रही है। तो आपने जरा सब्स्टिट्यूट की तरफ गए तो यहां पर ये फेवरेबल आपके पास आ गया 50 रुपीज का। मटेरियल बी भी 210 यूज करना था, लेकिन आपने यूज किया 180, तो 30 का फेवरेबल आ गया। लेकिन मटेरियल सी देखें 1680, लेकिन आपने यूज कर दिया वन, मतलब ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ रहा है मटेरियल सी। अब यहां पर देखें तो आपके पास डिफरेंस 80 का एडवर्स। अब आपने इनको इनकी प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड प्राइसेस के साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा 1180 फेवरेबल वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके हो गया।
एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है डाटा के अंदर कि आपके पास एक्चुअल जो आप लोगों ने मटेरियल यूज किया वो बता दिया। आपने टोटल जितना मटेरियल यूज किया है उसको स्टैंडर्ड पर अप्लाई करो और आप लोग देखो कि उनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मटेरियल्स की क्या क्या बनती हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस देखो तो वहां से फेवरेबल एंड एडवर्स की क्वांटिटीज आएंगी और उनको मल्टीप्लाई कर दो उनकी स्टैंडर्ड प्राइसेस के साथ। तो आपके पास जब उनका नेट ऑफ करोगे तो जो टोटल आएगा वो कहलाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ऑलराइट, ऑलराइट। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अच्छा, अब अगर आप यहां पे गौर करें, मेरे पास टोटल वेरिएंस क्या आ रहा था? टोटल वेरिएंस, मटेरियल टोटल वेरिएंस 280 का फेवरेबल, जबकि हमने कहा कि मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड इज इक्वल टू टोटल। अब मिक्स्ड वेरिएंस कितना है? 1180 का फेवरेबल, जबकि आपको चाहिए 280 का फेवरेबल। तो आपके पास यील्ड वेरिएंस क्या होगा? एडवर्स की फॉर्म में होगा और 900 का। अब चलें इस चीज को ना जरा जाके वेरीफाई करते हैं कैसे। अब अगर आप यील्ड वेरिएंस की बात करने जा रहे हैं ना, तो आपके पास यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड्स मौजूद हैं। उसके लिए वो आपसे कहता है कि सबसे पहले भाई आपने थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी है। अब वर्किंग क्या करनी है हम लोगों ने? अब ये देखो कि भाई एक यूनिट पर मटेरियल कितना यूज कर रहे हो? 90 रुपीज। 90 रुपीज पर यूनिट अब मटेरियल यूज कर रहे हो। मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इन टोटल जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास 90 रुपीज है। ये देखें, 1 किलोग्राम के ऊपर जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो 90 रुपीज का कर रहे हो। बात क्लियर? लेकिन एक यूनिट कितने किलोग्राम ऑफ मटेरियल पे बन रहा है? 10। तो पर किलोग्राम मटेरियल कितने का पड़ गया? 9 रुपीज पर किलोग्राम मटेरियल पड़ेगा। ऑन एवरेज हम लोग अब टोटल के हिसाब से देख रहे हैं ना कि अगर 90 रुपीज का एक यूनिट पड़ता है और उसमें 10 किलोग्राम ऑफ मटेरियल है, तो पर किलोग्राम मटेरियल की क्या प्राइस पड़ेगी? तो वो 90 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9। ऐसा नहीं है? सबसे पहले उसने की ये वाली वर्किंग कि देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स में हम लोग इनपुट देते हैं, तो पर किलोग्राम वो इनपुट हमें पड़ रही है 9 रुपीज की। तो हमें मिलती है एक फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट हमारी आउटपुट है। तो उस पर टोटल मटेरियल हमारा लग चुका होता है 90 रुपीज का। ये बात समझ आ गई? अच्छा, पहला मेथड उसने आपको बताया बेस्ड ऑन आउटपुट। अच्छा, इधर हम लोगों ने क्या करना है? आउटपुट को बेस बनाकर हम लोगों ने क्या करना है? इधर कहते हैं दिस कंपेयर्स द एक्चुअल यील्ड टू बी एक्सपेक्टेड। एक्चुअल यील्ड टू बी एक्सपेक्टेड। अब देखिए, आपने कितने किलोग्राम मटेरियल अप्लाई किया था इन टोटल? तो अब एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है? तो आप कितनी आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 210। बात समझ आ गई? लेकिन इन एक्चुअल आउटपुट हुई कितनी? तो कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स एडवर्स। 210 की एक्सपेक्टेशन थी और आप लोगों को हुई 200 की आउटपुट। 10 यूनिट्स एडवर्स। अब ये 10 यूनिट्स है या किलोग्राम्स है? तो एक यूनिट मटेरियल की कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी? तो जैसे ही 90 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर एडवर्स। ओके। आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो, मतलब टोटल मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट। तो आप लोगों के पास टोटल मटेरियल था 2100 का, डिवाइडेड बाय मटेरियल पर यूनिट है आपका 10 के। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट बन रही थी वो 210, जबकि आपकी आउटपुट हुई कितनी? 200 की। तो यहीं से पता चल गया एडवर्स है 10 यूनिट्स का। अब जो मैंने जो एडवर्स फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स किया है,
इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स नहीं किया। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट प्राइस के साथ कर दो, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही थी 90 रुपीज की। तो 90 से मल्टीप्लाई किया तो 900 का एडवर्स बैलेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम? 210 210 इंटू 90 इज इक्वल टू 900 का एडवर्स। अब ये मैंने जो बेस बनाई थी बेस्ड ऑन आउटपुट था, अब आप लोग इसको बेस्ड ऑन इनपुट्स भी कर सकते हैं। अब जब बेस्ड ऑन इनपुट्स जाएंगे तो आप लोग देखो भाई 10 किलोग्राम अगर आप लोग मटेरियल यूज करते हो तो 1 यूनिट बनता है। एम आई राइट? एम आई राइट? लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना इनपुट चाहिए? बेस्ड ऑन इनपुट है। अब आपने मटेरियल देखना है कि एक्चुअल क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए कितना। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम चाहिए, जबकि मैंने यूज कितना किया। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने ज्यादा कर दिया, एडवर्स 100 एडवर्स। अब ये जो एडवर्स 100 आया है ये किलोग्राम है या यूनिट है? किलोग्राम। तो मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम रेट और वो बनेगा 9, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता ये 100 कौन से वाला है, मटेरियल ए है, बी है, सी है। तो वो जो एवरेज रेट हमने फाइंड किया ना पर किलोग्राम, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 900 एडवर्स। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर देखें ये 280 का फेवरेबल आपके पास आ गया। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चेंजिंग द मिक्स, क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन of the optimum mix involves consideration of several factors, जैसा कि कॉस्ट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल हो सकती है, और फिर कॉस्ट में द चीपेस्ट मिक्स में नॉट बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सारा मटेरियल सस्ता सा डाल दो वो कॉस्ट इफेक्टिव कहता है, नहीं भी हो सकता। ऑफन अ फेवरेबल मिक्स वेरिएंस इज ऑफसेट बाय एन एडवर्स यील्ड वेरिएंस एंड द टोटल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज। क्वालिटी यूजिंग अ चीपर मिक्स में results in a lower quality products and the consumer may not be prepared to pay the same price. The cheaper product may also result in higher sales return and loss of repeat business. The fall in quality would make the company vulnerable to reputation risk. ओके हो गई बात? जैसे मिक्स यील्ड में हमने पढ़ा कि 10 केजी हम लगाते हैं तो एक और यूनिट हमें आउटपुट। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि इसके ऊपर हमें फर्ज करें 10 केजी हम लगाते हैं 8 केजी से एक यानी कि यूनिट बन रहा है, लॉस नॉर्मल भी वो बता दें। हाँ नॉर्मल लॉस तो यानी कि एक्चुअली तो 80% से हमें आउटपुट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो लॉस की परसेंटेज बताएगा ना, तो फिर उसमें ना हमने उस परसेंटेज को भी अकाउंट फॉर करना होगा। इनपुट में आप लोगों ने इनपुट मेथड में आपने ये देखना है कि मुझे मटेरियल परचेज कितना करना पड़ेगा, आपने ये नहीं देखना कि मैंने लगाना कितना है। फिर हम ये नहीं जो 2100 केजी हमने जो लगाया होगा वो 80% है, वो 80%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बातें समझ आ गई सब बच्चों को? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा ना? चले अब हमारे वेरिएंस एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है और वो है हमारे पास वर्किंग बैकवर्ड। मतलब कि कुछ नया सीखने को बिल्कुल भी नहीं है। क्या था कि पहले एक्चुअल डाटा वगैरह, स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती थी, आप वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते थे। अब क्या होगा, क्या वेरिएंस की वैल्यू की बात होगी और आपसे एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, इस किस्म की बातें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो उसके लिए लाजिम बात है आपको वर्क बैक करना पड़ेगा। काफी सारे क्वेश्चंस में आप लोग करते भी आए हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए ना बेसिकली कोई न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये पुराने टॉपिक्स को ही हम लोगों ने जाकर एडजस्ट करना है और हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर वन बाय वन हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाएं, फर्स्ट पॉइंट वो हमें बता रहा है कैलकुलेटिंग एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम वेरिएंसेस एंड
स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कॉस्ट किस चीज से, वेरिएंसेस गिवन होंगे और साथ में स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन होगी। अब जैसे अक्सर आप लोग जो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया करते थे तो उसमें आप लोग हमेशा कहते थे प्राइस वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अब सिर्फ फर्क क्या होगा कि वो वेरिएंस की वैल्यू गिवन होगी कि एडवर्स है या फेवरेबल है, साथ में स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगी, क्वांटिटी गिवन होगी, एक्चुअल प्राइस मिसिंग कर देंगे। अब इसके लिए क्या कहते हैं, इन योर एग्जामिनेशन यू माइट बी गिवन अ क्वेश्चन वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट और कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो फिर गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी, वेरिएंस एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब हमारे लिए बड़ा इजी है कि अगर आपको फार्मूलाज आते हैं मिसिंग वैल्यू में एक्स पुट करें तो आपके पास मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, तो आपको ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल नंबर 40 जैसे आप लोग देखें, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट बी इज ₹20 कंसिस्टिंग ऑफ 4 kilograms ऑफ मटेरियल एट ₹5। अब ये उसने स्टैंडर्ड सारा डाटा हमें बता दिया। फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग वन पीरियड 1250 kilos of material were purchased and the direct में, अब देखें क्वांटिटी की बात भी आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज कितनी की, एंड द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस वाज, अब देखें मटेरियल प्राइस नहीं बताई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताया और वो भी हमारे पास एडवर्स। ऑलराइट, फिर क्या कहता है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड द यूज्ड इन द पीरियड वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा चलें, कौन वेरिएंस कौन सा बताया है, मटेरियल कौन सा, वेरिएंस कौन सा बताया है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस। ऑलराइट, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस का गिवन है, हम लोग क्वांटिटी इन नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं 1250 किलोज ऑफ मटेरियल, तो इन यूनिट से नहीं है, किलोज। तो यहां पर अगर आपके पास आ जाए 1250 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, लेकिन हम लोग ₹20 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहां पर 5 माइनस, तो यहां पर एक्चुअल प्राइस, ऐसे ही है ना, और इसको इज इक्वल टू कर देंगे नेगेटिव में और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देंगे, तो यहां से एक्चुअल प्राइस आ जाएगी हमारे पास। ये है रिवर्स कैलकुलेशन एट दैट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करें जल्दी से। अब यहाँ पर डाटा गिवन है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट 21 ये कैसे आया, 6 किलो ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय 3.5 पर किलो ड्यूरिंग द पीरियड 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी वर मेड, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस और वो है हमारे पास फेवरेबल। तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड, अब यूजेज है ना तो क्वांटिटी से ताल्लुक रखता है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ऑलराइट, अब ये फेवरेबल है तो आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे हमारे पास, सिर्फ फार्मूला फिर जरूर उसे लिख कर देना, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देना। 630 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ रही है, हमने बनाया 400 नंबर ऑफ यूनिट्स, 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, तो इसको एक्स कर दें एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट पर किलो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब इसको सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी
ये है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 42, in the standard cost of product D, the cost of grade A labor is rupees 24 per unit, 1.5 or per unit at rupees 16 per hour. During a month when 500 units of product D were made at 780 hours were worked. The labor rate variance for grade A labor was rupees 1560 favorable. कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ग्रेड ए लेबर इन द मंथ वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब कौन सा वेरिएंस गिवन है हमारे पास? रेट वेरिएंस। अच्छा, रेट वेरिएंस हमारे पास कैसे आएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ऑर्स। अब स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या चल रहा है? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ऑर्स हैं, ऐसे ही है ना? तो जो स्टैंडर्ड रेट लेंगे ना वो 24 वाला नहीं लेंगे, वो पर और 16 वाला लेंगे। तो 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ऑर्स 780 इज इक्वल टू, फेवरेबल है तो पॉजिटिव रख दें इसको, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 14। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों के पास। एग्जाम्पल नंबर 43। हाँ जी, देखें एग्जाम्पल नंबर 43 को, और क्या कुछ कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन मार्क गिवन है यहाँ पर, इन वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करके देना है। जल्दी से ट्राई करें। In a standard absorption costing system, the standard fixed production overhead cost per unit of product E is rupees 36। ये क्या चीज बताई गई है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, मतलब FOAR हमें बताया गया। दिस रिप्रेजेंट 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट रुपीज 12 पर आवर। तो इस तरह से ये 36 बनता है हमारे पास। The budgeted production volume in the period was 6000 units। ये budgeted था हमारे पास। फिर क्या कहता है कि of product E, the fixed production overhead volume variance was 12,600 favorable। The actual quantity of product E that was produced would be calculated as follows। A table should be prepared showing how the production overhead volume variance is calculated। अब ये वॉल्यूम वेरिएंस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा? उन्हें आपको बताया कि आपने बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम लिए होंगे और वो हमारे पास कितनी है? 6000। कहते इसमें से आप लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम को माइनस किया होगा, तो आपके पास वैल्यू आई होगी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन यूनिट्स, और वो है आपके पास फेवरेबल। अच्छा, ये फेवरेबल फिर कैसे आएगा? मतलब जब ये एक्चुअल कम होगा तब हमारे पास फेवरेबल आया होगा। अच्छा, उस ऐसे ही है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो favorable है। एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम इन यूनिट्स Budgeted से बजट, ठीक है, ये फेवरेबल आ रहा है हमारे पास। फिर हमारे पास आगे स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, वो 36 उसने हमें बता दी, और उसने बताया है कि ये वाली वैल्यू 12,600 है आपके पास। अब हम लोगों ने इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो 12,600 को डिवाइडेड बाय 36 करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 350। और ये 350 है फेवरेबल। फेवरेबल है तो बजटेड अगर 6000 के हैं तो आपके पास एक्चुअल 6350 की प्रोडक्शन होनी चाहिए, फेवरेबल के लिए ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा 6350। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम वेरिएंस एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब क्या है, पहले एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी होती थी, अब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड करनी है, और एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन होगी। बिल्कुल सेम सेम ये मेथड है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेनी है।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। अच्छा, ये सारी की सारी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, मतलब काफी सारी बहुत इजी है, तो हम लोग इनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मैंने कोई 4 एक एग्जाम्पल अच्छी अच्छी सी वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ताकि ये वेरिएंस एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो सके, और फिर हम लोग न्यू चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का वेरिएंस एनालिसिस के हवाले से लास्ट लेक्चर होगा। आपने तमाम तर फार्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।